कभी आपने सोचा है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉइज फुल डेडिकेशन से काम करते हैं और कुछ सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं? इसका रीजन सिर्फ रूल्स या सुपरविजन नहीं है, बल्कि क्या है? ह्यूमन मोटिवेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी। आज यूनिट 13 में हम समझेंगे डॉगलस मैकग्रेगर और विक्टर ग्रूम को, जिनके आइडियाज बताते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर लोगों को कैसे समझे और कैसे उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाले। वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम लोग यूनिट 13 पढ़ने वाले हैं और एमपीए 12 का ये पार्ट है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तो आज ये लास्ट थ्योरीज हैं जो दो हम पढ़ेंगे सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोचेज में। तो आइडिया क्या था? डगलस मैकग्रेगर और विक्टर ग्रूम, इन्होंने क्या थ्योरी दी? तो सबसे पहले तो हम उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की, ये ह्यूमन एलिमेंट पर फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब जो एम्प्लॉइज होते हैं उन पर फोकस करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ रूल्स, हायरार्की, स्ट्रक्चर, इन सब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इन सब से सिस्टम नहीं चलता, बल्कि वहां पर सोशल सिस्टम होता है जहां पर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एटीट्यूड्स, मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। मतलब जब एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनका बिहेवियर, उनके एटीट्यूड्स, उनका मोटिवेशन, उनके इमोशंस, उनकी उम्मीदें, उनकी ज़रूरतें, सब कुछ एक मेजर रोल प्ले करती है। तो सिर्फ रूल्स, हायरार्की और स्ट्रक्चर से एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता, ह्यूमन बिहेवियर को देखना ही होगा। अप्रोच डेवलप कब हुई? जब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आई। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आपको याद होगा, हम कर चुके हैं, एल्टन मायो ने दी थी। उन्होंने हार्थोन एक्सपेरिमेंट्स करे थे। उसमें बताया था कि ह्यूमन आपस में जब मिलकर रहते हैं तो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग आई इससे? कि इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको कंसीडर करना होता है। मोटिवेशन होता है एम्प्लॉइज के, मोराल होता है उनका, रिलेशनशिप होता है उनके गोल्स और ऑर्गेनाइजेशंस गोल के बीच में। अगर एक इंडिविजुअल के गोल पूरे नहीं हो रहे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल कभी अचीव नहीं हो सकते, क्योंकि पर्स एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों को भी अलाइन करके चलना पड़ता है। अगर इंडिविजुअल अपने गोल अचीव करेगा, चाहे वो कोई भी हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल में वो हेल्प करेगा। तो इसमें दो कंट्रीब्यूशन दिए गए। डगलस मैकग्रेगर ने दिया एक्स एंड वाई थ्योरी और विक्टर ग्रूम ने दिया एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो सेंट्रल आइडिया क्या था? कि एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो वो किस पर डिपेंड करती है? ह्यूमन के मोटिवेशन पर, उसकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पर, उसके मेंटल सेटिस्फेक्शन पर, उसके इमोशंस पर। तो इन सब, अगर वो मेंटली सेटिस्फाइड है, अगर वो मोटिवेट है, तो एफिशिएंसी आएगी ही आएगी। तो थियरीज क्या थी मोटिवेशन की? मोटिवेशन रेफर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। मोटिवेशन होता क्या है अगर हम इसको जाने? इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कुछ, जो कि एक पर्सन को पुश करती हैं, स्टिमुलेट करती है, उसमें एक जोश भर देती है कि वो अपना काम एक पर्टिकुलर मैनर में करे। मतलब कुछ ऐसी फोर्सेस होती है जो हमारे अंदर से भी आते हैं, हमें बाहर से भी मिलती हैं, और एक पर्सन एक काम को एक पर्टिकुलर तरीके से कर लेता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट करती है? एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को, उनके काम को, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन को। अगर वो जॉब पे सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल अचीव करने हैं तो पहले ह्यूमन बिहेवियर को जानना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच एज्यूम करता है, ये मानता है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो पैसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब उनको इनडायरेक्ट उनके साथ बिहेव करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। वो कोई ऐसी चीज या ऐसी वस्तु नहीं है जो इनडायरेक्टली बिहेव किया जाए। डायरेक्टली उन्हीं से ही कांटेक्ट में आ रहे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो। इंडिविजुअल, हर पर्सन की अपनी नीड्स और अपनी उम्मीदें होती हैं,
और मोटिवेशन भी हर पर्सन का अलग से अलग-अलग होता है। मतलब कोई पर्सन धन से मोटिवेट होता है, कोई इंसेंटिव से होता है, कोई प्रमोशन से होता है, कोई पहचान से होता है, कोई रिस्पेक्ट से होता है, तो अलग-अलग होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उनको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए। ऐसा ना हो कि एक स्ट्रैटेजी बना ली जो रिजिड है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकते और सब एम्प्लॉइज पर वही लागू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर पर्सन अलग तरीके से मोटिवेट होता है, तो हर पर्सन की अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डगलस मैकग्रेगर ने क्या आइडिया दिया था? डगलस मैकग्रेगर ने अपनी बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, जो 1960 में आई थी, बुक का नाम याद करो प्लीज विद ईयर। अगर यूजीसी नेट का दे रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि मैनेजरियल बिहेवियर जो है वो अजम्पशंस पर टिका हुआ है कि ह्यूमन का नेचर कैसा होगा। मैनेजर्स जो हैं वो इन अजम्पशंस पर डिसीजन लेते हैं कि ह्यूमन का नेचर कैसा है। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर, हर मैनेजरियल एक्ट, मतलब मैनेजमेंट में जो भी एक्ट किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, वो इन अजम्पशंस पर टिका है। उन्हीं को ही वो जनरलाइजेशन करते हैं, मतलब कुछ एजम्पशंस बनाते हैं, उनको देखकर फिर वो सब पर वही लागू कर देते हैं और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब पहले से ही कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने एक्स और वाई थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं वो हर पर्सन पर लागू होगी। मतलब उन्होंने कुछ चीजें सोची, फिर उनको लागू करा और उन्होंने एक हाइपोथेसिस बना ली। हाइपोथेसिस होती है एंड रिजल्ट को हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वो बाद में उसको चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं, बट एक बार हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये होना चाहिए। तो थ्योरी एक्स क्या कहती है? थ्योरी एक्स थी ट्रेडिशनल और ऑथोरिटेरियन, मतलब पुराने टाइम की थी, अधिकारवादी थी, इसमें नेगेटिव व्यू थे ह्यूमन नेचर के लिए और कंट्रोल और सुपरविजन बहुत था इसमें। जबकि थ्योरी वाई क्या कहती है? मॉडर्न है, डेमोक्रेटिक है, लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए इसमें बोला जा रहा है। ये ह्यूमन नेचर के पॉजिटिव साइड को देखती है। एक्स नेगेटिव साइड को देख रही थी, वाई पॉजिटिव साइड को देखती है। एक्स कंट्रोल और सुपरविजन पे ट्रस्ट करती थी, वाई जो है पार्टिसिपेशन और ट्रस्ट, मतलब इसमें पार्टिसिपेशन पर विश्वास विश्वास किया जा रहा है। तो अजम्पशंस क्या थे थ्योरी एक्स के? एक एवरेज ह्यूमन जो है वो मोस्टली काम करना नहीं चाहता, उसको काम करना पसंद ही नहीं होता, चाहे कोई भी पर्सन हो। एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं, वो लेना ही नहीं चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जहां तक वो बच सके उससे। पीपल्स को डायरेक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उनको डराया जाता है कि पनिशमेंट मिलेगी, जॉब से निकाल देंगे, डिमोशन हो जाएगा, तब जाकर वो काम करते हैं। वर्कर में काम करने की कोई एम्बिशंस नहीं होती। वो सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं कि हमारी जॉब बनी रहे, काम नहीं करना। उनको कोई एम्बिशंस नहीं है उनमें, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इनोवेशंस, कोई नया काम नहीं करते। बहुत ही कम ये क्वालिटी देखने को मिलती है और उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन की नीड होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने हैं, तो उनको कंट्रोल करेंगे, सुपरवाइज करना पड़ेगा। ये थ्योरी एक्स थी। तो मोटिवेशन क्या था इसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ इम्प्लीकेट हो रही थी कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो, रूल्स बहुत रिजिड हो, क्लोज सुपरविजन हो और अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो लीडर्स के पास। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा, जहां पर लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, रूल बहुत रिजिड बना दिए, सुपरवाइज बहुत करना पड़ रहा है और लीडरशिप भी सिर्फ ऑर्डर देती है, उनको फॉलोअर नहीं बनाती है। तो थ्योरी एक्स इनके पास चलती है। थ्योरी वाई क्या थी? थ्योरी वाई बताती है कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू होता है ह्यूमन नेचर का। वर्क एक नेचुरल काम है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, कोई गेम खेलते हो, रेस्ट करते हो, वैसे ही काम भी करना है, मतलब नेचुरल है, सब काम करते हैं। एम्प्लॉइज सेल्फ डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, एम्प्लॉइज अपने आप को खुद गाइड कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिम्मेदारी भी लेते हैं, कमिटमेंट भी रखते हैं कि हम ये काम करेंगे। उनमें क्रिएटिविटी भी होती है, इमेजिनेशंस भी होती है।
मोटिवेशन उनको पहचान से पार्टिसिपेट कराकर उनको मोटिवेट किया जा सकता है और इंडिविजुअल के गोल भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन किए जाते हैं ताकि दोनों के गोल अचीव हो जाए। तो थ्योरी क्या थी? थ्योरी एक्स क्या थी? जिसमें बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स के लोग काम नहीं कर रहे हैं, जबकि थ्योरी वाई क्या थी? लोग एंथुइस्ट होकर काम कर रहे हैं, मतलब उनमें एक एनर्जी है कि वो काम करेंगे। और ये किन ऑर्गेनाइजेशंस में होती है? जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन हो, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट में सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो, अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को डेलीगेट किया जाता हो, दूसरों को बांटा जाता हो। मतलब सिर्फ टॉप लेवल पर अथॉरिटी होगी और लोअर लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऐसा नहीं होता। सबके पास बराबर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और लीडरशिप जो है डेमोक्रेटिक होती है। सब लोग डेमोक्रेटिक में होता है कि लीडर जो होता है वो सबके बारे में सोचता है। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो हम अभी दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एम्प्लॉइज कैसे होते हैं? एक्स में लेजी और इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि वाई में एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंट्रोल, एक्स में एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, मतलब बाहर ऊपर से पुश किया जाता है, जबकि वाई में सेल्फ कंट्रोल होता है। लीडरशिप अथॉरिटेरियन होता है एक्स में और डेमोक्रेटिक होता है वाई में। मोटिवेशन, एक्स में कोई मोटिवेशन नहीं होता, उनको डरा कर काम कराया जाता है, जबकि वाई में रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन होती है। क्रिएटिविटी, एक्स में लिमिटेड होती है या होती भी नहीं है, जबकि वाई में भर भर के क्रिएटिविटी होती है, लोग इनिशिएट करते हैं, इनोवेशन करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरी एक्स और वाई ये हम पढ़ चुके हैं कि किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में एक्स लगती है और किन में थ्योरी वाई आती है। तो थ्योरी एक्स जहाँ पे लगती है वहां पर अथॉरिटी बहुत ज्यादा होगी, डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप लेवल पर होगा, एम्प्लॉयज का बहुत ही कम पार्टिसिपेशन होगा, सुपरविजन बहुत स्ट्रिक्ट होगी, कंट्रोल बहुत होगा, क्लोज मॉनिटरिंग होगी। पता हर टाइम वो एक सुपरविजन में ही रहेंगे, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में चलना होगा। कोर्सिव मेथड होता है, कोर्सिव होता है जबरदस्ती। तो मोटिवेशन क्या है? फियर पनिशमेंट, डरा धमका कर मोटिवेट किया जाता है, रिवॉर्ड्स बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत रिजिड होती है, टाल हायरार्की होती है, वर्टिकल हायरार्की होती है, फ्लैट हायरार्की नहीं होती है। मतलब टॉल में मीन्स ए बी सी डी ई, मतलब लंबी लिस्ट होती है ऑफिसर्स की जो एक दूसरे के नीचे काम करते हैं। इनोवेशन का कोई स्कोप ही नहीं होता, एम्प्लॉयज का कोई मोराल नहीं होता, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, चेंज करने को तैयार ही नहीं होते हैं। इससे क्या है, सिर्फ शॉर्ट टर्म की एफिशिएंसी आ सकती है क्योंकि डराया है, कुछ टाइम तो वो काम कर लेंगे बट लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए ये लोग काम नहीं करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट तो इनमें होती ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन क्या है वाई का? तो वाई डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव होते हैं, यहाँ के एम्प्लॉइज डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं लिए जाते, डिसेंट्रलाइजेशन होती है, पावर्स को डेलीगेट किया जाता है, अथॉरिटी को बांटा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एनकरेज किया जाता है। मोटिवेशन नेगेटिव मीन्स से नहीं होता, मतलब पनिशमेंट से नहीं हो रहा है, यहाँ रिवॉर्ड पहचान ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वहां पर लोग इनोवेशंस करते हैं, इनिशिएट करते हैं, क्रिएटिविटी होती है, चेंज के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। इन लोगों का मोराल बहुत हाई होता है, जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए जी जान लगा देते हैं, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, जॉब से एब्सेंट नहीं रहते हैं। तो रिजल्ट क्या रहता है? ये लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी लाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है इसमें और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव होते हैं। ओवरऑल क्या सिग्निफिकेंस, जरूरत क्या थी इनकी? मैकग्रेगर ने कहा कि थ्योरी वाई एक सॉफ्ट ऑप्शन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि थ्योरी वाई अपना ली एक सॉफ्ट ऑप्शन है, बल्कि ये मोर रियलिस्टिक है, ये सच्चाई के बहुत नजदीक है और साइंटिफिक अप्रोच भी है। वाई को आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेफर किया जाता है, किन किन एरियाज में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। नेक्स्ट थिंकर हम पढ़ेंगे विक्टर व्रूम। विक्टर व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थियरी दी थी, जो कि 1964 में आई थी, ये मोटिवेशन की थियरी थी। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि मोटिवेशन एज ए कॉन्शियस चॉइस प्रोसेस है, कि मोटिवेशन आपकी बुद्धि से चुन कर किया गया काम है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज से मोटिवेट
मोटिवेट हो जाते हो, नहीं। आप सोच समझ कर मोटिवेट होते हो, ये कॉन्शियस चॉइस है, मतलब सोच समझ कर चॉइस करना पड़ता है इस प्रोसेस का। तो मोटिवेशन एक प्रोडक्ट है एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस का। विक्टर ब्रूम की जो मोटिवेशन थियरी है, इसमें 3 एलिमेंट्स को डाला गया है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस। मोटिवेशन इन तीनों का ही प्रोडक्ट है, मतलब ये तीनों होंगी तो मोटिवेशन होगा। इनमें से अगर एक भी मिसिंग है तो मोटिवेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेंसी थियरी क्या बताती है? मोटिवेशन 3 वेरिएबल पर डिपेंडेंट करता है, एक्सपेक्टेंसी। इसमें विश्वास किया जाता है कि हम जो एफर्ट्स करेंगे, उससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मतलब हम परफॉर्मेंस के लिए एफर्ट्स करेंगे। एफर्ट्स विल लीड टू परफॉर्मेंस। हम एफर्ट्स करेंगे काम करने के लिए, ये उम्मीद की जाती है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी, अगर हम परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे तो हम रिवॉर्ड्स की ओर जाएंगे। अगर हमने अच्छा काम किया तो हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी है इसकी। और बैलेंस क्या है? कि जो रिवॉर्ड हमें मिले वो हमारी वैल्यू के होने चाहिए, एक पर्सन के वैल्यू के होने चाहिए। अगर किसी पर्सन को जरूरत तो है एक घर की, पर उसको पकड़ा दिया एक सर्टिफिकेट और एक मेडल, या एक पर्सन को जरूरत तो है कोई व्हीकल की, या उसके बच्चे की फीस भरनी है, उसको रुपयों की ज़रूरत है, और उसको पकड़ा दे एक मेडल, ये मेडल उसके किसी काम का नहीं है। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होती है तो मोटिवेशन 0। तो फ़ॉर्मूला क्या है? ये फ़ॉर्मूला पर आधारित है, ये फ़ॉर्मूला आपसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। मोटिवेशन इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इनटू बैलेंस। अब इनमें एग्ज़ाम में इनमें इनटू की जगह नॉट इक्वल टू लगा देंगे, इक्वल टू लगा देंगे, तो आप ध्यान से ये फॉर्मूला याद करके जाइएगा, फॉर्मूला पूछा जाता है। अगर इनमें से एक भी फैक्टर 0 है तो मोटिवेशन 0 हो जाएगा। अगर हमने एफर्ट नहीं किए तो परफॉर्मेंस नहीं होगी। परफॉर्मेंस नहीं होगी तो रिवॉर्ड नहीं होगा, रिवॉर्ड नहीं होगा तो हम उम्मीद तो कर ही नहीं सकते कि वो हमारे बैलेंस का होगा। उसकी तो कोई मतलब ही नहीं। अगर हमने तो एफर्ट करे, परफॉर्म काम हुआ, बट उस काम से हमें रिवॉर्ड नहीं मिला, तो भी हमारा मोटिवेशन 0 है। अगर रिवॉर्ड नहीं मिला, अगर हमारे मतलब का कुछ नहीं है तो 0 है। और अगर हमने एफर्ट्स भी किए, परफॉर्मेंस भी हुई, परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड भी मिला, पर वो रिवॉर्ड हमारे मतलब का नहीं था, तो भी मोटिवेशन 0 है। हम किसी भी कंडीशन के मिस होने पर मोटिवेट नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा कि मोटिवेशंस जो है, उसमें ये तीनों एलिमेंट होने चाहिए, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस, की काम भी करें, काम से रिवॉर्ड भी मिले और रिवॉर्ड भी मतलब का हो। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेंसी थियरी। अब एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कहाँ लागू किया जा सकता है? तो इसमें एफर्ट्स और परफॉर्मेंस को क्लियर लिंक किया गया है कि एफर्ट करेंगे तो ही परफॉर्मेंस होगी। ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात की गई है। रिवॉर्ड एम्प्लॉय की नीड से मैच भी करना चाहिए। इंडिविजुअल बेस्ड मोटिवेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एक पर्सन किस चीज से मोटिवेट होता है, उसके लिए वही स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हर चीज में फेयरनेस हो, ट्रस्ट हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, सब कुछ होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। मेरा भी हाल बिल्कुल विक्टर ब्रूम की थियरी के जैसे है कि मैं एफर्ट कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, बट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो मेरा मोटिवेशन अभी 0 है। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे-अच्छे वीडियो लाऊं, तो मोटिवेट करो यार। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही हूँ, तो आप लोग भी रिवॉर्ड नहीं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ तो करो, ताकि अब मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तरीके से मुझे रिवॉर्ड रिवॉर्ड दो जो मेरे मतलब का हो। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।